हेलो स्टूडेंट्स। आज 22 जुलाई 2025। चलिए देखते हैं आज की करंट अफेयर्स। आज की पहली करंट अफेयर है, बहुत इम्पॉर्टेंट है। कल शाम को क्या हुआ कि राष्ट्रपति जो हमारे उपराष्ट्रपति हैं जगदीप धनखड़ जी, उन्होंने सीधे कल मानसून सत्र कल से शुरू हुआ था। कल मानसून सत्र के बाद शाम को उन्होंने अचानक से एक ये अपना इस्तीफ़ा राष्ट्रपति को एज अ रिटन फॉर्म उनको दे दिया। सब लोग कल जब कार्यवाही हुई मानसून सत्र की, वो आराम से बैठे थे, काम हुई, और उसके बाद शाम को अचानक ही मानसून सत्र के पहले दिन दिया इस्तीफ़ा, उन्होंने अपना इस्तीफ़ा राष्ट्रपति को सौंप दिया। ये चीज़ इसमें बहुत बड़ी खबर है एक राजनीतिक दुनिया में और फिर नेशनल लेवल पे भी, क्योंकि ये जो उपराष्ट्रपति का पद होता है ये सेकंड हायर पोस्ट है, सेकंड हायर पोस्ट, और वो भी किनके सेकंड हायर पोस्ट आफ्टर प्रेसिडेंट, राष्ट्रपति के बाद में। इसीलिए ये बहुत इम्पॉर्टेंट हो जाता है। अब वो भी इस समय जब मानसून सत्र चल रहा है, तो अब इसमें इन्होंने जो ये बोले कि इन्होंने अंडर आर्टिकल 67A के तहत उन्होंने अपना रेजिग्नेशन राष्ट्रपति को, प्रेसिडेंट को दिया, क्योंकि ये अपना जो उपराष्ट्रपति अपना त्यागपत्र प्रेसिडेंट को सौंपते हैं। एक तो ये नॉर्मल स्टैटिक क्वेश्चन है कि उपराष्ट्रपति अपना त्यागपत्र किसको सौंपते हैं, तो राष्ट्रपति को, प्रेसिडेंट को अपना त्यागपत्र सौंपते हैं। उन्होंने अपना त्यागपत्र सौंपा। अब इसमें इनके बारे में हम एक अलग से क्लास करेंगे। अब इसमें उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने सोमवार को शाम अचानक पद से इस्तीफे की घोषणा कर दी। अचानक उन्होंने इस्तीफ़ा दिया, और वो भी उसके पीछे हवाला दिया कि अपनी हेल्थ की वजह से। खैर इनमें हेल्थ इशू थे, क्योंकि लास्ट टाइम ही वो हेल्थ इशू के चक्कर में वो एम्स में एडमिट भी हुए थे। लेकिन कल जब ये पूरा मानसून सत्र चला, कल उन्होंने अपना पूरा हंगामा हुआ था, लेकिन अचानक से शाम को दिया, तो थोड़ा सा ये है कि क्यों दिया, इसमें विपक्ष भी उनके पीछे पड़ गया कि अब, और ये जो इनके ये इलेक्ट हुए थे, ये धनखड़ 2022 में उपराष्ट्रपति के पद के लिए निर्वाचित हुए थे। 7 अगस्त 2022 को ये इलेक्ट हुए थे राज्यसभा के सभापति के पोस्ट के लिए, उपराष्ट्रपति के लिए। अब इसमें जो क्या होता है, राज्यसभा का जो सभापति होता है, जो राज्यसभा की चेयर संभालते हैं, जैसे लोकसभा में अध्यक्ष होते हैं, लोकसभा के अध्यक्ष, ऐसी राज्यसभा के सभापति होते हैं, जो वहाँ पे जो भी जो वो होते हैं, वहाँ पे वो राज्यसभा के सभापति संभालते हैं राज्यसभा को। तो यही नियमानुसार अब ये कहा गया, क्योंकि उपराष्ट्रपति का पद, अब उपराष्ट्रपति ही राज्यसभा के पदेन सभापति होते हैं। अब इनका ये है, अब ये तो इनको तो तत्काल प्रभाव से इनको जब इन्होंने अपना इस्तीफ़ा दिया, तत्काल प्रभाव से इनको वहाँ से उनको पदच्युत कर दिया गया। अब नहीं है तो उपराष्ट्रपति के पद छोड़ने पर 6 माह के भीतर चुनाव कराना आवश्यक होता है, क्योंकि उपराष्ट्रपति की कुर्सी कौन संभालेगा, क्योंकि जब सेकंड हायर पोस्ट है तो इनके लिए हम ऐसे नहीं छोड़ा जा सकता। संविधान में ऐसा कोई निर्णय नहीं है कि इनकी सभापति इनका कोई ये संभालेगा। अब ऊपर से ऑर्डर आता है, तो देखते हैं आगे इनकी कुर्सी कौन संभालता है। अब इलेक्शंस होंगे, 6 माह के भीतर इन्हें इलेक्शंस कराने पड़ेंगे। जगदीप धनखड़ जी एंड उपराष्ट्रपति के पद के बारे में जो और आर्टिकल्स हैं, ये हैं, इनके बारे में हम डिस्कस करेंगे बाद में एक अलग से वीडियो बना के, क्योंकि बहुत इम्पॉर्टेंट है ये, और एग्ज़ाम में आने के पूरे चांसेस हैं कि कौन से आर्टिकल के तहत उन्होंने किया, कौन कौन से आर्टिकल उपराष्ट्रपति हमारे वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया से रिलेटेड हैं, जिनके बारे में हम लोग सब डिस्कस करेंगे, जो बहुत इंपॉर्टेंट है। उनके आगे जो जितने भी आगे एग्ज़ाम्स लगे हुए हैं, उनका एग्ज़ाम में आने के पूरे चांसेस हैं कि एग्ज़ाम में वो आएंगे। उनसे रिलेटेड आर्टिकल्स हैं, उनसे रिलेटेड कितने साल के लग के जाते हैं, ये सब एग्ज़ाम में आने के पूरे चांसेस हैं। तो वो हम एक अलग से सेपरेट वीडियो में हम लोग उसको पढ़ेंगे, ठीक है। अब हम नेक्स्ट वीडियो की तरफ चलते हैं। ये आज की सेकेंड न्यूज़
क्योंकि इसमें ये तो आपको पता ही है कि इस समय मानसून सत्र चल रहा है, तो मानसून सत्र में विपक्ष हर चीज़ के प्रति उनसे क्वेश्चन आस्क कर रहा है कि कैसे मतलब ऑपरेशन सिंदूर है, जम्मू कश्मीर है, जम्मू कश्मीर को एक पूर्ण राज्य का दर्जा देने के लिए वो यहाँ पे इसमें मानसून सत्र में क्वेश्चन वो पूछ रहा है कि आप जम्मू कश्मीर को एक पूर्ण राज्य का दर्जा कब देंगे, ठीक। और ऑपरेशन सिंदूर को लेके क्वेश्चन कर रहा है। इसमें ट्रंप भी बीच में आ गए हैं कि इनसे रिलेटेड क्वेश्चन को आस्क किया जा रहा है। और जो अहमदाबाद हादसा हुआ था, प्लेन हादसा हुआ था, उस अहमदाबाद प्लेन हादसे को लेकर भी सवाल उठाए जा रहे हैं, क्योंकि इसमें जो अहमदाबाद रेल हादसे में सारा का सारा जो भी अभी प्रीवियस डेटा आया था उसके अकॉर्डिंग उन्होंने सारा मतलब पायलट पे एक लगा दिया कि पायलटों ने मतलब इनमें से कोई एक पायलट दूसरे पायलट से कह रहा है कि किसने फ्यूल बंद कर दिया, ये चीज़ें तो उनके खिलाफ भी एक सही नहीं मिल पाया, तो उस वजह से इन पे क्वेश्चन आस्क किए जा रहे हैं। अब ये क्वेश्चन आस्क आपको ये पता होना चाहिए कि इम्पॉर्टेंट इसलिए हो जाता है क्योंकि किन से क्वेश्चन आस्क हो रहे हैं। केंद्रीय नागरिक उड्डयन मंत्री के राममोहन नायडू को संसद के मानसून सत्र के पहले दिन सोमवार को राज्यसभा में अहमदाबाद में हुए एयर इंडिया विमान हादसे को लेकर सवालों की बौछार का सामना करना पड़ा। कौन? केंद्रीय नागरिक उड्डयन मंत्री के राममोहन नायडू, ठीक है। अब इससे रिलेटेड क्या हो सकता है, इससे रिलेटेड ये फैक्ट हो सकता है कि इससे जो आपके एग्जाम में क्वेश्चन बन सकते हैं, एक तो ये पूछ सकता है कि इस समय केंद्रीय नागरिक उड्डयन मंत्री कौन है, तो इस समय केंद्रीय नागरिक उड्डयन मंत्री के राममोहन नायडू हैं, के राममोहन नायडू हैं, जिनसे इससे रिलेटेड क्वेश्चन पूछा जा रहा है। अब दूसरा क्वेश्चन इसमें से क्या बन सकता है, दूसरा क्वेश्चन ये बन रहा है कि इस विमान हादसा जो हुआ था इसकी जाँच कौन कर रहा है, तो विमान दुर्घटना, तो इसकी जाँच कौन कर रहा है, इसकी जाँच कर रहा है विमान दुर्घटना जांच ब्यूरो AAIB। इसकी एक निष्पक्ष एजेंसी है जो अंतर्राष्ट्रीय प्रोटोकॉल के अनुसार अपना काम कर रही है। कौन सी है? AIIB। अब इनके बारे में हम लोग आगे देखते हैं कि जो भी इम्पोर्टेंट फैक्ट्स इससे रिलेटेड बनते हैं वो हम डिस्कस। जो मानसून सत्र में अहमदाबाद प्लेन हादसे पर प्रश्नकाल से सवाल, तो इसमें केंद्रीय नागरिक उड्डयन मंत्री कौन थे? के राममोहन नायडू। अब के राममोहन नायडू से रिलेटेड वो आपसे क्या पूछ सकता है कि वो कहाँ से सांसद है, मतलब उनकी कॉन्स्टिट्यूएंसी पूछ सकता है। तो इनकी कॉन्स्टिट्यूएंसी कौन सी है? श्रीकाकुलम आंध्र प्रदेश। श्रीकाकुलम आंध्र प्रदेश से हैं ये, इनकी कॉन्स्टिट्यूएंसी श्रीकाकुलम आंध्र प्रदेश में है, के राममोहन नायडू, ठीक है। ये नागरिक उड्डयन मंत्री। अब ये सवाल आता है कि इसमें मैंने आपको बताया था कि इसमें मतलब इनकी जो जांच हो रही है वो कौन कर रहा है, तो इसमें आज एक जो वो मिला था, एक एब्रीविएशन है AAIB, मतलब AAIB इसकी जांच कर रही है जो हादसे पर सवाल जो रिपोर्ट अपनी देगी, तो दैट इज़ AIB की फुल फॉर्म एग्ज़ाम में पूछ सकता है, तो एयरक्राफ्ट एक्सीडेंट इन्वेस्टिगेशन ब्यूरो, ठीक। तो एयरक्राफ्ट एक्सीडेंट इन्वेस्टिगेशन ब्यूरो ये AAIB की फुल फॉर्म है। ये एग्ज़ाम में इससे रिलेटेड यही फैक्ट बनते हैं, ठीक है। अब आइए हम इसके बाद नई नेक्स्ट न्यूज़ देख। ये नेक्स्ट न्यूज़ है थर्ड। इसमें लिखा है कोलकाता में सोमवार को पनडुब्बी रोधी युद्धपोत अजय के अनावरण के अवसर पर उपस्थित भारतीय नौसेना के वाइस एडमिरल किरण देशमुख, ये तटीय मतलब एक पनडुब्बी रोधी युद्धपोत अजय के अनावरण हुआ है। कहाँ पर? कोलकाता में। तो ये आपसे पूछ सकता है कि अभी हाल ही में पनडुब्बी रोधी युद्धपोत अजय का अनावरण कहाँ हुआ? कोलकाता में हुआ। वहाँ कौन उपस्थित था? नौसेना के वाइस एडमिरल उपस्थित थे। और इसका काम क्या है? ये तटीय जल क्षेत्र में सतह के नीचे पूरी तरह निगरानी करने और तलाश व बचाव अभियानों के संचालन में सक्षम है। तो इसका काम क्या है? इसका काम यह है तटीय जल क्षेत्र में, मतलब ये तट के किनारे जल क्षेत्र में सतह के नीचे, मतलब पूरे नीचे पूरी तरह निगरानी करने, मतलब अंदर पूरा निगरानी करेगा और तलाश व बचाव अभियान, जैसे कोई अगर इंसिडेंट हो जाता है, कोई कुछ भी है, तो उसे तालाब व बचाव अभियानों के संचालन में सक्षम है। तो इसका नाम याद रखिएगा अजय, जो अभी कोलकाता में इसका अनावरण किया गया पनडुब्बी रोधी युद्धपोत है, ठीक है। नेक्स्ट,
अभी हम लोगों ने अभी रिसेंटली परसों में हमने एक न्यूज़ पढ़ी थी, ये आपकी फोर्थ न्यूज़ है। परसों में हमने न्यूज़ पढ़ी थी कि यूरोपियन यूनियन ने रूसी तेल कंपनी, मतलब उन्होंने रूसी तेल कंपनी जो रोज़नेफ्ट है, रूसी तेल कंपनी रोज़नेफ्ट द्वारा प्रवर्तित नायरा एनर्जी हमारे भारत की है। नायरा एनर्जी ने 17,000 करोड़ रुपए का निवेश करने का ऐलान किया है, मतलब कि वो भारत में 70,000 करोड़ 70,000 करोड़ का निवेश करेगी, इन्वेस्ट करेगी। ठीक है, और इसी पर यूरोपीय यूनियन ने इस पर भी उन्होंने कई प्रतिबंध लगा दिए थे, क्योंकि उन्होंने रूस पर प्रतिबंध लगाए हैं ऑयल के लिए। मतलब उन्होंने क्या किया था, उन्होंने जो अभी बैरल ऑयल मिलता है उसके रुपए कम कर दिए थे, मतलब 47.5 रुपये, मतलब हमें बैरल में ख़रीदने के लिए, रुपए नहीं मतलब वहाँ की करेंसी, उसमें ख़रीदने के लिए उन्होंने कहा था। फिर मतलब उन्होंने उसके रेट कम कर दिए थे। यूरोपीय संघ ने अभी रूस पर प्रतिबंध लगाए हैं। तो ये नायरा गुजरात की वाडिनार में 2 करोड़ टन प्रति वर्ष की क्षमता वाली एक तेल रिफाइनरी और 6750 से अधिक पेट्रोल पंप का संचालन करती है। मतलब जो नायरा हमारे इंडिया की कंपनी है वो गुजरात के वाडिनार में है और 2 करोड़ टन प्रति वर्ष की क्षमता वाली एक तेल रिफाइनरी है हमारे भारत की। इस पर तो इसी 6750 से पेट्रोल पंपों का संचालन करती है। और इसी का पहले नाम क्या था, एसआर। इसी का जो पहले नाम था, इसी कंपनी को पहले एसआर ऑयल लिमिटेड के नाम से जानते थे। क्या नाम से जानते थे, एसआर रॉयल लिमिटेड के नाम से। इससे पहले एसआर ऑयल लिमिटेड के नाम से जाना जाता था इस कंपनी के लिए। इसीलिए ये कंपनी अभी ज़्यादा हाईलाइट है, नायरा लिमिटेड। तो नायरा एनर्जी ये एसआर लिमिटेड के नाम से जाना जाता था इसको, और अभी इस पर यूरोपियन यूनियन ने इस पर प्रतिबंध लगाए हैं। इसी ने कहा है कि वो भारत में 70,000 करोड़ का इन्वेस्ट करेगी। नेक्स्ट न्यूज़, अभी ये आपकी एक न्यूज़ है, 5th न्यूज़। जापान के उच्च सदन में पीएम के गठबंधन ने गंवाया बहुमत। इसमें क्या है, मतलब जापान के प्रधानमंत्री शिगेरू इशिबा, जापान के पीएम कौन है, शिगेरू इशिबा के नेतृत्व वाले सत्तारूढ़ गठबंधन ने जापान के उच्च सदन में बहुमत गंवा दिया है। ठीक, जापान के उच्च सदन, अब जैसे भारत है तो भारत में भी उच्च सदन है। अभी हम इसके बारे में डिस्कस करेंगे। तो भारत है, जैसे भारत है तो हमारे भारत की जो संसद है, तो भारत की संसद में भी मतलब 2 सी हैं, एक लोकसभा और राज्यसभा। ये हमारे भारत की पार्लियामेंट है। ठीक है, अब यहाँ पर भी लोकसभा, जिसमें राज्यसभा को क्या कहा जाता है, राज्यसभा को कहा जाता है उच्च सदन। ठीक, और इसे बोला जाता है निम्न सदन। ठीक, तो यहाँ राज्यसभा उच्च सदन ऐसा वहाँ पे इसलिए किया गया क्योंकि जो अभी जापान में जापान की संसद डाइट के उच्च सदन की 248 सीट में से 124 सीट पर रविवार को चुनाव में सत्तारूढ़ गठबंधन बहुमत हासिल नहीं कर सका। मतलब जो इस समय सत्ता में है शिगेरू इशिबा की नेतृत्व सत्तारूढ़ गठबंधन, तो वो 248 सीट में से 124 सीट पर ही उसे सीटें मिली और वो बहुमत हासिल नहीं कर सका उन्होंने अपनी। तो इसमें जो मेन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपसे पूछता भी था, स्टैटिक है कि जापान की संसद तो कौन सी है, डाइट। कौन सी संसद है जापान की, डाइट। तो ये आपसे पूछ सकता है, ये इसमें से ये क्वेश्चन बनता है। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। जापान रिलेटेड आज एक और फैक्ट है कि जापान के ओसाका शहर में चल रहे वर्ल्ड एक्सपो 2025 में उत्तर प्रदेश के प्रतिनिधिमंडल ने जापान व जर्मनी के निवेशकों के साथ गोलमेज सम्मेलन निवेश पर चर्चा की। मतलब अब आपसे ये पूछ सकता है कि वर्ल्ड एक्सपो 2025 कौन से देश में हो रहा है। आपसे ये वर्ल्ड एक्सपो 2025 कौन से देश में हो रहा है, जापान में। तो ये आपसे इसमें क्वेश्चन पूछ सकता है। इसमें उत्तर प्रदेश के प्रतिनिधिमंडल ने पार्टिसिपेट किया है। तो उत्तर प्रदेश के प्रतिनिधिमंडल में इसमें कौन गए हैं, तो उत्तर प्रदेश के जो वित्त मंत्री हैं सुरेश खन्ना। कौन है, सुरेश खन्ना उत्तर प्रदेश के वित्त मंत्री हैं, वो इसका नेतृत्व कर रहे हैं, वो रिप्रेजेंटेटिव हैं। एक्सपो में दिए गए उत्तर प्रदेश के प्रतिनिधिमंडल में प्रदेश की औद्योगिक, तकनीकी और निवेश क्षमताओं के बारे में निवेशकों को जानकारी दी। तो मतलब वो किन के लिए ये चीज़ें, निवेश पर, इन्वेस्टमेंट के लिए, तो वो भी इलेक्ट्रॉनिक्स है, ग्रीन हाइड्रोजन है, नवीकरणीय ऊर्जा, पर्यटन जैसे क्षेत्रों में
प्रगति की है, मतलब इनके लिए यहाँ पर ये करा जा रहा है। तो वित्त मंत्री सुरेश खन्ना यहाँ के रिप्रेजेंटेटिव हैं। तो ओसाका वर्ल्ड एक्सपो, ओसाका इसलिए क्योंकि जापान के ओसाका शहर में हो रहा है, और वर्ल्ड एक्सपो 2025 है। वो इसे होस्ट सिटी पूछ सकता है, होस्ट सिटी कौन सी है, तो दैट इज़ अ जापान। ये एक न्यूज़ विश्वविद्यालय खेल में, तो जर्मनी के राइन रूहर में चल रहे विश्वविद्यालय खेलों में बिग स्पिन कांस्य पदक जीतने वाली, मतलब ये खैर आगे की न्यूज़ है, लेकिन जो इम्पोर्टेंट वो आपसे पूछ सकता है वो ये पूछ सकता है कि विश्वविद्यालय खेल कहाँ पे आयोजित हो रहे हैं, तो दैट इज़ जर्मनी के राइन रूहर में। कहाँ आयोजित हो रहे हैं? जर्मनी के राइन रूहर में। इससे इम्पॉर्टेंट फैक्ट यही बनता है, जर्मनी में ही भारत के अनुष अग्रवाल ने अपने घोड़े फ्लोरियाना के साथ जुबिल मस्टर नियर हाइफ गेसमर ओपन के ड्रेसिज स्पिन में अपनी पहली जीत दर्ज की। ठीक, तो भारत के अनुष अग्रवाल ने, तो ये नाम याद रखिए, उन्होंने अपने घोड़े फ्लोरियाना के साथ में उन्होंने ये जर्मनी में ड्रेसिज स्पर्धा जीती है, अनुष अग्रवाल। ठीक है, नेक्स्ट गेम्स में ये न्यूज़ है, शेफलर पहली बार बने द ओपन चैम्पियन। तो दैट इज़ दुनिया के नंबर 1 गोल्फर, याद रखिएगा दुनिया के नंबर 1 गोल्फर कौन है? स्कॉटी शेफलर ने रविवार को रॉयल पोर्ट्रेस में खेले गए 153rd बी ओपन चैंपियनशिप ब्रिटिश ओपन में पहली बार खिताबी जीत दर्ज करते हुए इतिहास रच दिया। तो इसमें वो आपसे सिर्फ इतना पूछ सकता है कि गोल्फर, दुनिया के नंबर 1 गोल्फर स्कॉटी शेफलर कौन सी कंट्री से हैं? तो ये कौन सी कंट्री से? अमेरिका। कौन सी कंट्री से हैं ये? अमेरिका से, याद रखिएगा। तो ये दुनिया के नंबर 1 गोल्फर स्कॉटी शेफलर अमेरिका से हैं। इन्होंने अपनी चैंपियनशिप में पहली बार खिताब जीत दर्ज करते हुए यह इतिहास रचा है। नेक्स्ट एक न्यूज़ में चेस के लिए बहुत अच्छी खबर, चेस के लिए। तो चेस में क्या है, अंतर्राष्ट्रीय मास्टर दिव्या देशमुख ने अपने से बेहतर रैंकिंग वाली हमवतन डी हरिका को टाई ब्रेक में 2-0 से आकर फिडे विश्व महिला शतरंज कप के सेमीफाइनल में प्रवेश किया। अब ये समझ रहे हैं, तो 2 लोग हो गए जिन्होंने फिडे सेमीफाइनल में महिला शतरंज कप में उन्होंने एंट्री की है। अब ये 2 महिला कौन से? एक तो कोहिनूर हम्पी और दिव्या देशमुख। तो दोनों नाम याद करिएगा, दोनों नाम चेस से रिलेटेड हैं। एक कोहिनूर हम्पी, एक दिव्या देशमुख। इन्होंने अभी दोनों ने सेमीफाइनल में प्रवेश किया है। ठीक है, अब इसमें हम्पी और अब दिव्या 2 भारतीय बन गई हैं जिन्होंने महिला विश्व कप के सेमीफाइनल में जगह बनाई है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट खबर हो जाती है। एक तो आपसे बस यही पूछ सकता है, नाम याद रखिएगा कि चेस में वो नाम कौन कौन से हैं। तो चेस के प्लेयर के नाम, एक दिव्या देशमुख और कोहिनूर हम्पी। तो ये दिव्या देशमुख, कोहिनूर हम्पी, ये दोनों चेस प्लेयर हैं, ये दोनों चेस प्लेयर हैं। इन्होंने अभी सेमीफाइनल में एंट्री की है। ठीक है, और इसमें एक और खबर है जो अभी उन्होंने दी है। तो भारत इस वर्ष चेस वर्ल्ड कप 2025 की मेज़बानी करेगा, मतलब होस्टिंग सिटी कौन सी हो गई? चेस वर्ल्ड कप 2025 की मेज़बानी करेगा। और जो कब होगा? 30 अक्टूबर से 27 नवंबर तक। ये भारत इस वर्ष 2025 में चेस वर्ल्ड कप की मेज़बानी करेगा। इसकी जो होस्टिंग सिटी होगी वो उसी समय बताई जाएगी, अभी से नहीं बताया गया, बस खाली सिर्फ अभी होस्टिंग कंट्री का नाम बता दी कि चेस वर्ल्ड कप 2025 की मेज़बानी इस वर्ष इंडिया करेगा। ठीक है, और इसमें जो ये जानकारी दी है वो किसने दी है? जो ये जानकारी फिडे। अब इसमें फिडे की क्या फुल फॉर्म है? फिडे की जो फुल फॉर्म है तो वो है फेडरेशन इंटरनेशनल डेस एच। ठीक, ये जो है ये फ्रांसीसी नेम है, ये फ्रांसीसी नेम है। इसका इंग्लिश में अगर हम बात करें तो इसे इंग्लिश में यही कहा जाएगा, इंटरनेशनल चेस फेडरेशन, इंटरनेशनल चेस फेडरेशन, इसमें यही कहा जाएगा। तो इसमें इम्पॉर्टेंट कि वर्ल्ड कप इस बार, मतलब चेस वर्ल्ड कप इंडिया होस्ट करेगा 2025 का। और इसमें जो प्लेयर्स हैं चेस में, जो प्लेयर्स इसमें हाईलाइट है, तो डी गुकेश है, अर्जुन एरिगेसी है,
प्रज्ञानंद हैं। तो ये चेस प्लेयर्स हैं जो बहुत ही इंपॉर्टेंट हाईलाइटेड हैं। बस इनसे क्या पूछ सकता है, ये पूछ सकता है कि ये कौन से गेम से रिलेटेड है, इनका नाम लेके वो ये पूछ सकता है। इसमें दिव्या देशमुख, कोनेरू हम्पी, ये 2 भारतीय महिला बन गई हैं पहली, और दूसरी जिन्होंने सेमीफाइनल में एंट्री की है चेस फीमेल वर्ल्ड कप में। ठीक है, और कुछ इंपॉर्टेंट न्यूज़ होता है वो हम डिस्कस करते हैं। और आज उपराष्ट्रपति बहुत ज़्यादा हाईलाइट हैं कल की वजह से, तो हम उपराष्ट्रपति के ऊपर एक अलग से पूरी वीडियो बनाते हैं, और आप उपराष्ट्रपति से रिलेटेड जो भी इम्पोर्टेंट फैक्ट्स होंगे हम लोग वहाँ डिस्कस करेंगे। ठीक है, थैंक यू।